जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक हम 34 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज अगले वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग गोलमेज सम्मेलन, और साथ ही देख लेंगे हम लोग सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। तो आइए देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 खंडों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, ये कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। 10 जून और 24 जून 1930 को प्रकाशित हुई थी। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 1930-31 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खां तृतीय, फजलुल हक और मोहम्मद अली जीना, होमी मोदी, M.R. जयकर, डॉक्टर B.S. मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजेठिया आदि। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस सम्मेलन में ईसाइयों के प्रतिनिधित्व K.T. पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन में किया गया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था, और महात्मा गांधी इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिए थे। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी किस जहाज से या किस जलपोत से लंदन पहुंचे थे? तो SS राजपुताना जलपोत से लंदन पहुंचे थे। और गांधी जी कहाँ ठहरे थे? तो गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण 1 दिसंबर को समाप्त कर दिया गया। गतिरोधों के कारण सम्मेलन को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1 दिसंबर को समाप्त कर दिया गया, एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ। यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का कारण क्या रहा? तो इसमें सांप्रदायिक समस्या थी। सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हो गया, इसके कारण यह असफल हो गया। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलित के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ ध्यान रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था और 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक चला था। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। विकल्प के अनुसार मौलाना मोहम्मद अली। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई।
राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, डॉक्टर बी.एस. मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही आप देख लेते हैं। इसमें यह 1930 में आयोजित हुआ, यह कथन सही है। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी कथन क्या है? सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी कथन सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यह कथन क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा, और इसमें गलत कथन बताना है तो अतः डी हो जाएगा इसमें गलत। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो के.टी. पॉल ने किया था। सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1930 में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजनी नायडू ने भाग लिया था और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। 1, 2 और 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 8 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित रहे थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित रहे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू, कथन है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, तो यहाँ कथन क्या हो गया? गलत हो गया। गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था, तो कारण यहाँ पे सही है। कथन गलत है और कारण सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। पहला था, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा था, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अगला था, तीसरा था, इसमें कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। चौथा था, इसमें गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच करने की मांग नहीं करेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, अतः कथन ए गलत है और कारण आर सही है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से
कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की? तो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। प्रश्न संख्या 12 है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे? तो वहां पे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। प्रश्न संख्या 13 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो एसएस राजपूताना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से भारत लौटे थे। प्रश्न संख्या 16 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर यह असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसे महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 17 है, उस भारतीय का क्या नाम है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इन ऑप्शनों में BR अम्बेडकर थे और तेज बहादुर सप्रू थे, तो दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ स्टार मार्क कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि तेज बहादुर सप्रू ने भी भाग लिया था और यहाँ तेज बहादुर सप्रू नहीं है, केवल भीमराव अंबेडकर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 21 है, 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्यों गलत होगा? क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे। ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। एक ही गोलमेज सम्मेलन के 3 सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता करने के लिए बुलाया गया था। तो यह क्यों बुलाया गया था? तो भारत में राजनीतिक सुधार और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा राजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसमें तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी, तो ये कथन सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए, ये भी कथन सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये भी कथन सही है। यहाँ 1, 2 और 3, यहाँ तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनावों या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंध आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवा की नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों कथन सही है। इसी में हम अगला वीडियो लेक्चर देख लेंगे, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। क्या देखेंगे? सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। तो सांप्रदायिक पंचाट किसे कहा गया है? तो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, उसे ही सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गईं, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि मुसलमान और सिख को पहले से अल्पसंख्यक माना गया था, इसमें दलित वर्ग को भी हिंदू से अलग करके अल्पसंख्यक मान लिया गया। इसके तहत मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर लागू होती थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि गांधी जी पहली बार आमरण अनशन कहाँ प्रारंभ किए थे? तो यरवदा जेल में रहते हुए किए थे। और किसके खिलाफ किए थे? तो जो सांप्रदायिक निर्णय लिया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, उसी के विरुद्ध। अंततः 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता, यरवदा जेल समझौता हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने जब हस्ताक्षर नहीं किए थे तो इस पे हस्ताक्षर कौन किया था? तो इस पे मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। और
दलित वर्ग की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? तो अंबेडकर जी ने किया था। 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार को साय 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम आर जयकर और देवदास गांधी, पी बालू गवई ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जी डी बिरला, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, सी एम सी राजा, सी वी मेहता, बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षर करता थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी। यहाँ ध्यान देना है कि सांप्रदायिक अवार्ड में विधानमंडलों में दलितों के लिए कितनी संख्या थी? तो 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया है। तो कितना से कितना किया गया है? तो 71 से 148 कर दिया गया दलितों के लिए सीट। मद्रास में 30, सिंध सहित बंबई में 15 और पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7 और बंगाल में 30, संयुक्त प्रांत में कितना था? 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पूना समझौते 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो जो हरिजन सेवक संघ बना था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने किया था। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाबू जगजीवन राम ने किया था। जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में हुआ था। 14 अगस्त 1931 को बंबई में वार्ता के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन में इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा गया। प्रश्न संख्या 2 है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों की कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। प्रश्न संख्या 3 है, कथन और कारण। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी, ये कथन सही है। कथन सही है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा होता था। तो कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें
आवंटित नहीं की थी, तो बौद्धों को। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी किया गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचक पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों में पर ही लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई। प्रश्न संख्या 5 है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। प्रश्न संख्या 6 है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न संख्या 7 है, 1932 में महात्मा गांधी के मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि क्यों किया गया? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? तो 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास में 30, सिंध सहित बंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 और संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडलों में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। प्रश्न संख्या 9 है, पूना पैक्ट संबंधित था? तो दलित वर्गों से संबंधित था। प्रश्न संख्या 10 है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। प्रश्न संख्या 11 है, कथन ए है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। कथन यहाँ सही है। कारण है, उसके माध्यम से सांसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचक मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। ये 2 शर्तें थी, प्रथमतः विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटें की व्यवस्था थी। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। इस प्रकार कारण आर कथन की सही व्याख्या करता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला है, श्री बी.आर. अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है? तो पूना समझौता कहलाता है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो इन ऑप्शनों में से कोई नहीं होगा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
प्रश्न संख्या 14 है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौता को। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पुणे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार को 5:30 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। M.R. जयकर, देवदास गांधी, P. बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, G.D. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, M.C. राजा, C.V. मेहता, बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। बंबई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौते 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला, G.D. बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 17 है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष G.D. बिरला थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे? तो G.D. बिरला थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडियन एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना किसने की थी? तो डिप्रेस्ड क्लास आ जाएगा, तो डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात की जाए तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में M.C. राजा की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। हरिजनों के कल्याण एवं अस्पृश्यता के विरुद्ध वर्ष 1932 में M.K. गांधी ने राष्ट्रीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। वर्ष 1934 में इसी का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। वर्ष 1933 में गांधी द्वारा साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। B.R. अम्बेडकर द्वारा वर्ष 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह कथन कहा था। 14 अगस्त 1931 को बंबई में वार्ता के दौरान B.R. अम्बेडकर ने कहा, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। ज्ञातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच मतभेद था।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। अगले लेक्चर में देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पीछे के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी वीडियो आप देख सकते हैं।